फिर वही वही हो रहा है। ठीक है। ओके, चल रहा है सर। हेलो। चल रहा है, चल रहा है, ठीक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आदरणीय परम सम्मानित समाज के सभी सामाजिक बंधुओं को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपना तन मन धन देकर समाज की सेवा की, समाज को इतना आगे लेकर आए। कचेर परिवार की वह वैदीप्यमान प्रतिष्ठा आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सांवले प्रसाद बाबा जी को नमन करती हूँ और उनके लिए चंद लाइनें पेश करूँगी। ये हुनर ये सादगी, ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। अरे लोग तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए दो लाइनें। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक समस्त नारी जाति और मातृशक्तियों को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ अपने उन सभी छोटे बड़े भाई बहनों का जो इस वक्त अपना बहुमूल्य समय देकर श्रोता बनकर मुझे सुन रहे हैं। नमन करती हूँ राज जी और उनकी समस्त टीम का, जो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से देश के कोने कोने से सभी लोगों को बिखरे हुए मोतियों की तरह एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया और इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।
नमन करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने बोलने की शक्ति प्रदान कर रहा है। नमस्कार, मैं आरती कचेर उपस्थित हूँ आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह पाने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बांदा के बबेरू कस्बे से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाबा जी का नाम स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी कचेर, मेरे पिताजी का नाम श्री राम गोपाल जी कचेर, मेरी माता जी श्रीमती रामकली जी कचेर। हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से मैं चौथे नंबर की हूँ। ससुराल पक्ष की अगर बात की जाए तो मेरी मैरिज सन 2013 में बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से शहर, जिसे लोग प्यार का प्रतीक भी कहते हैं, आगरा में हुई थी। मेरे ससुर जी का नाम स्वर्गीय श्री यादराम जी कचेर, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़े बड़े पुत्र का नाम आदरणीय श्री बबलू कचेर जी, सेकंड नंबर मेरी दीदी श्रीमती गुड्डी देवी जी कचेर और तीसरे नंबर में मिस्टर सोनू कचेर, जो कि मेरे पति हैं। आज मैं आप लोगों को इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से अपने संघर्षमय जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। हम 5 भाई बहन थे। आय का कोई निश्चित स्रोत ना होने के कारण हमारे माता पिता फुटपाथ पर एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी हमारी कॉस्मेटिक की, उसी से हमारा पालन पोषण और घर का खर्च चलाया करते थे। हम 5 भाई बहन, हमारे घर के सामने ही एक छोटा सा निजी हिंदी मीडियम विद्यालय था, जिसपे हम सभी भाई बहन पढ़ा करते थे। आर्थिक परिस्थितियां अच्छी ना होने के कारण मेरे भाई और दीदी को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। हम जो 3 छोटे भाई बहन थे, हम लोग पढ़ रहे थे। हमारे घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम जिस मोहल्ले में रहते थे शायद वहाँ भी काफ़ी पिछड़े एरिया में रहा करते थे। वहाँ भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ाई का मतलब नहीं पता था, बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। बस जैसे तैसे मैंने अपना हाई स्कूल क्वालिफाई किया। कुछ दिनों के बाद मेरे एक भाई की पढ़ाई और बंद हो गई। हाई स्कूल क्वालिफाई करने के बाद मेरे अंदर पढ़ाई के प्रति एक जुनून, एक जोश जागा। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। जैसे तैसे मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाया गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पे फीस बहुत कम हुआ करती थी। मैंने अपने माँ बाप से जिद की, वो मान गए और मेरा एडमिशन हुआ और मैंने इंटर क्वालिफाई किया। फिर बीए की बारी आई। मैं बीए करना चाहती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। हमारे बबेरू में उस समय सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज हुआ करता था। हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर हुआ करता था। हम उसी में मैंने एडमिशन कराने के लिए जिद की, बट वो प्राइवेट विद्यालय था, इसलिए उसमें फीस ज़्यादा थी। तो मम्मी पापा इतना खर्च नहीं कर सकते थे। मैंने बहुत जिद की। काफ़ी जिद करने के बाद मेरे घर वाले मान गए। बट मम्मी एडमिशन के टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझसे एक बात कही कि हम तुम्हारा एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकते। आगे आने वाली जो भी परिस्थितियां होंगी उसका सामना तुम्हें स्वयं करना होगा। घर पे कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन कोई शिकायत आई उसी दिन तुम्हारी पढ़ाई बंद। मैंने भी अपने माँ पापा से वादा किया कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप लोगों का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। मम्मी पापा ने उसी भरोसे के साथ मेरा एडमिशन करवाया और मैं पढ़ने लगी। जैसे तैसे मैंने अपना बीए भी कंप्लीट किया। इसके बाद बीए कंप्लीट करने के बाद काफ़ी
टाइम मिला मतलब घर पे रहने का, तो उसके साथ ही मतलब मेरी रुचि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों पे थी, जैसे मेहंदी, पेंटिंग्स वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। डेकोरेशन की चीज़ें बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो खाली टाइम पे मैं घर पे किया करती थी। लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करूं। शायद मतलब इससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा अनुभव भी बढ़ेगा और मैं मतलब थोड़ी बहुत पैसे भी हाथ में आएंगे। तो मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने की सोची। मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और मैं टीचिंग करने लगी, क्योंकि टीचिंग करना मुझे बहुत पसंद था और मैं बचपन से टीचर ही बनना चाहती थी। उस समय प्राइवेट स्कूलों में टीचरों को 600-700 रुपये दिए जाते थे। तो मैंने ज्वाइन करा और मैंने 2-3 महीने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करी। इसके बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। हमारे बबेरू में ही केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जो गर्ल्स हॉस्टल था। तो वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया आर्ट टीचर के रूप में नियुक्त होने के लिए। वहाँ की जो वार्डन थी वो मतलब मेहंदी और ये कढ़ाई सिलाई ये सब सीखना चाहती थी। तो पहले तो मैंने कुछ दिन उनको मेहंदी पेंटिंग्स वगैरह विद्यालय में जाकर सिखाया। इसके बाद उन्होंने मुझे विद्यालय में ही बतौर टीचर के रूप में नियुक्त होने के लिए ऑफ़र दिया। मैंने उनका ऑफ़र स्वीकार किया और मैं घर पे आई और मैंने अपने माँ पापा को बताया। वो राजी हो गए, बट वो रखने के लिए वहाँ पर राजी नहीं थे, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल आवासीय विद्यालय था। इसलिए वो राजी नहीं हुए। बट मैंने अपने घर वालों को मनाया और वो मान गए। फिर मैं वहाँ पे चली गई। लगभग 1 साल तक मैंने वहाँ पे बतौर आर्ट टीचर के रूप में कार्य किया। उसके साथ ही मैं बच्चों को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ाती थी। और इसके साथ ही मैं वहीं पर रहा करती थी। तभी मतलब बीएड के फॉर्म निकले हुए थे, तो मैं बीएड करना चाहती थी, क्योंकि जिस विद्यालय में मैं कार्य कर रही थी वहाँ पे टीचर नियुक्त होने के लिए बीएड बहुत अनिवार्य था। लेकिन मेरे पास तो डिग्री नहीं थी, बट मेरे टैलेंट की वजह से उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था, जो मतलब उस समय सैलरी भी बहुत कम दिया करते थे। वो अगर बीएड होता तो पूरी सैलरी देते, इसलिए मुझे आधी सैलरी मिला करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं बीएड कर लूँ। तो बीएड के लिए मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं विद्यालय में थी, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाई और मेरी फ्रेंड ने अच्छी तैयारी की। हम दोनों ने एग्ज़ाम दिया, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई और मेरी फ्रेंड ने क्वालिफाई किया और वो उसको सरकारी सीट में एडमिशन मिला और वो बीएड करने लगी। तब मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब तैयारी करूं तो मैं भी बीएड कर सकती हूं। तो मैंने अपने मन ही मन में ये सोचा कि क्यों ना मैं तैयारी करूं और बीएड करूं। लेकिन मैंने सोचा ही था, तभी बाहरी लोगों ने, समाज ने बोला कि मतलब तुम्हारे जैसे लोग थोड़ा ना बीएड करेंगे, कैसे कर लोगी तुम बीएड, सरकारी सीट में तुम्हारा नाम तो आने से रहा और प्राइवेट सीट में तुम कर नहीं सकती हो, क्योंकि उसमें 1,00,000-1,25,00,000 रुपए लग रहा था। मैंने भी उन लोगों की बातें अपने मन में बिठा ली और ये सोचा कि मैं बीएड तो करूँगी और वो भी सरकारी सीट से, कुछ भी हो जाए। मैंने विद्यालय छोड़ा और मैं घर आ गई। इसके बाद मैं अपने घर वालों को मनाकर अपनी फ्रेंड के पास, जो किराए के कमरे में बांदा में रहा करती थी, उसी के पास चली गई और मतलब मैंने उससे कहा कि मैं बीएड करना चाहती हूँ सरकारी सीट से। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी। उसने अपनी बुक्स वगैरह, किताबें सब कुछ दी और तैयारी करने में मेरी काफ़ी मदद की। मैंने ज़ोरों शोरों से मेहनत शुरू करी और पूरी तैयारी में जुट गई।
बीएड की तैयारी के साथ साथ मैंने एमए का फॉर्म भी भरा और बीए और एमए भी करने लगी। और मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और अपने आप को देखा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, तभी मैंने मतलब दोबारा से बीएड का एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे। और इसके बाद मैंने काउंसलिंग कराई और मुझे मथुरा का सरकारी कॉलेज KR गर्ल्स कॉलेज मिला। मतलब उस समय जो प्राइवेट सीट में लाख सवा लाख रुपए लगा करते थे, मैंने गवर्नमेंट सीट हासिल की और सिर्फ 2,000 रुपये में मेरा एडमिशन हुआ। मैं बहुत खुश थी, मेरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हमारे जैसे घर के लोग और बीएड कर सकें। लेकिन मैंने मेहनत करी और मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने वहाँ से बीएड करना शुरू किया। उस दौरान मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब थीं, और क्योंकि मैं अपने घर से 600 किलोमीटर दूर बीएड करने गई थी। मैं किसी को नहीं जानती थी, वहाँ पे अनजान शहर था मेरे लिए। फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मम्मी की वही बातें मुझे याद रहती कि मम्मी ने जो बोला था कि बेटा हम तुम्हारे साथ परमानेंट नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। बस मन में जोश था, जुनून था और पढ़ने की जिज्ञासा और ललक थी। बस फिर क्या था, हम जुट गए पढ़ाई पे। लेकिन बहुत सारी परेशानियां आई कि वो हमारे लिए सब कुछ वहाँ पे नया था। वहाँ का खाना पीना सब कुछ ही नया था। वहाँ पे मतलब जो नल में पानी आया करता था वो इतना ख़राब हुआ करता था कि उसको पीने से ऐसा लगता था जैसे हम तेल पी रहे हों। तो हम फिल्टर का पानी लिया करते थे, वो एक दिन में हमें सिर्फ 2 लीटर पानी मिलता था, उसके भी हमें 100 रुपये देने होते थे। और ऊपर से किराए का मकान, सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और खूब मेहनत करी। मन में लगन थी, ये था कि इतनी मेहनत करी है और घर वालों ने इतने भरोसे के साथ मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, तो मुझे भी कुछ करके दिखाना है, अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने बहुत मेहनत की। हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करी और इसके बाद एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, यहाँ तक कि थ्योरीज में मैंने 80 लड़कियों में टॉप करा था। फिर उसी समय मतलब बीएड करते करते ही मेरी सगाई हो चुकी थी आगरा में। इसके बाद मैं घर आई और फिर मेरी शादी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू मैंने पढ़ाई को दी। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम थे, टेट और सीटेट, जो मतलब बीएड करने के बाद हमें देने होते थे टीचर बनने के लिए। वो मैंने वहीं आगरा में शादी के तुरंत बाद ही मेरे एग्ज़ाम थे, तो वहीं से मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए और मैंने उनको भी क्वालिफाइड किया। मैं मतलब मेरे ससुराल वाले भी इतने सपोर्टिव थे कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका पढ़ाई के लिए, बहुत सपोर्ट किया। यहाँ मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे जाते ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये लोग इतनी अच्छी सोच रखते हैं। मुझे पढ़ाई के लिए नहीं टोका और मेरा पूरा सपोर्ट करते थे। मैंने मतलब स्टेट सीटेट एग्ज़ाम दिया और इसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने कंपटीशन के लिए शुरू करी और मैं काफ़ी खुश थी, ये सब लोग मेरे साथ थे। इसके बाद मेरे मन में नेट, मतलब मैंने सुना कि नेट का एग्ज़ाम मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह दे रही थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना नेट का एग्ज़ाम दूँ। मैं भी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रही थी। तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं नेट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं करा। पूरे सपोर्ट के साथ उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह
अवेलेबल कराई, मैंने पढ़ाई शुरू की। और इसके साथ ही मैंने मतलब उसका सिलेबस काफ़ी टफ था, तो मैंने कोचिंग्स के बारे में भी पता करा। तो कोचिंग्स में उस समय नेट की जो फीस चल रही थी 50,000 रुपये मांग रहे थे। इतनी ज़्यादा फीस हम नहीं दे सकते थे। तो मैंने बोला कि छोड़िए, मैं घर पर ही सेल्फ स्टडी करूँगी और पढ़ाई करूँगी। तो मैंने घर पर ही पढ़ाई शुरू की, जैसे तैसे पढ़ाई चलती रही। और इसके बाद 2 महीने बाद लगभग नेट का एग्ज़ाम हुआ, जो मैंने दिया। बट सिलेबस इतना टफ था कि 2 महीने मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये पेपर इतना टफ कहाँ से आया, उन्होंने कहाँ से बनाया है ये पेपर। फिर कुछ नहीं, मैंने एग्ज़ाम दिया और फेल हो गई। मतलब 3 पेपर हुआ करते थे एक ही दिन में, वो पूरे पेपर को मिलाकर मेरे सिर्फ 2 मार्क्स आए थे। 2 ही क्वेश्चन सही थे मेरे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो नेट करने की सोची है, बट पेपर तो मतलब इतना टफ है, मैं कैसे करूँगी, और बिना किसी की मदद के। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगी रही। मेरे पति ने मेरा पूरा सपोर्ट करा। वो बुक्स वगैरह मुझे लाकर देते, लोगों से बात करते, पूछते कि इसका सिलेबस के बारे में पूछते और मुझे बताते आकर। उसी के हिसाब से मैं पढ़ाई करती, वही मुझे पढ़ाते। हम लोग आपस में डिस्कस करते, फिर पढ़ाई करते। इसी तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूरे जोश और जुनून के साथ हर 6 महीने में एग्ज़ाम हुआ करता था नेट का। तो मैंने हर 6 मतलब जैसे आज मैंने एग्ज़ाम दिया और कल से दोबारा अगले पेपर के लिए मैं दोबारा से पूरी मेहनत के साथ जुट जाती, उसी तरीके से। मतलब मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं फेल हो गई हूँ तो मेरे मन में कुछ निराशा हो, वो सब नहीं। मैं उसी लगन के साथ दोबारा ही पढ़ाई में जुट जाती और अगले पेपर की तैयारी करती। ऐसे तैसे मैंने दूसरा पेपर दिया और दूसरे पेपर में मतलब सिलेबस मुझे समझ में आने लगा था और मैं था, लेकिन फिर मैं फेल हो गई उसमें भी, उसको भी मैं पास नहीं कर पाई। इस तरीके से धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता रहा और मैं पढ़ाई करती रही। हमने और बुक्स इकट्ठा की और नोट्स इकट्ठा करे, लोगों से बात करी। उस समय मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। फिर मैंने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा और फ़ोन की भी मदद ली। यूट्यूब वगैरह से मैंने पढ़ाई शुरू की, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करे और ग्रुप्स वगैरह में जुड़कर मुझे काफ़ी मदद मिली। इस तरीके से मैं एग्ज़ाम देती रही और फेल होती रही बार बार, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं पढ़ाई करती रही अपनी। हाँ, मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ाई करती थी। इस तरीके से मैंने नेट के 6 एग्ज़ाम दिए और 6 बार फेल हो गई। मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद 7वीं बार मैंने पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट की दोबारा से और पूरी मेहनत के साथ। और ग्रुपों का मतलब व्हाट्सएप पे जो ग्रुप चल रहे थे उनका सहारा लेते हुए, यूट्यूब का सहारा लेते हुए मैंने पढ़ाई की और इस बार मैं क्वालिफाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे 4 साल की मेहनत रंग लाई थी। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे कि हमारी मेहनत सफल हुई और हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई चलती रही। आगे भी मैंने तैयारी करना नहीं छोड़ा। कोई एग्जाम हो या हो, हम कंटिन्यू में पढ़ाई करती रहती। इसके कुछ दिनों बाद वैकेंसियाँ आई टीचर भर्ती की। तो मन में जोश था, जुनून था कि मुझे इस बार ये सब क्वालिफाई करके मुझे टीचर बनना है। और जो टेट सीटेट हुआ करता था, वो टेट सिर्फ 5 साल ही उस मान्यता रहती थी उसकी, और जो सीटेट रहता था वो 7 साल मान्य रहता था। तो मेरा जो पहले वाला टेट था उसकी डेट निकल चुकी थी। फिर दोबारा से टेट और सीटेट वगैरह आया, फिर मैंने दिया और फिर मैं क्वालिफाई हो गई। अब जब वैकेंसी आने वाली थी तो पहले तो मतलब रूल था
कि आप बीएड बनने के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता था, वो टीचर बनने के लिए सॉरी, एक ही एग्ज़ाम देना होता था टेट का, और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते थे। पर दोबारा ऐसा नहीं था। टीचर बनने के लिए हमें 2 एग्ज़ाम देने होते थे, तभी हम उन वैकेंसियों में अप्लाई कर पाते थे। हाँ, इस बार टेट और सुपर टेट 2 एग्ज़ाम देने थे। मैंने पूरी मेहनत से, पूरे मन से दोबारा तैयारी की, और इस बार मेरे मन में था कि मैंने इतना सब कुछ तो हासिल कर लिया है, अब मुझे जॉब चाहिए। पूरे मेहनत से, पूरे मन से, लगन से मैंने टेट की तैयारी शुरू की और मैंने उसको क्वालिफाई किया, जिसके 15 दिन बाद ही सुपर टेट का एग्ज़ाम था। तो मैं उसकी तैयारी में जुट गई और मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मैंने उसे भी क्वालिफाई किया। तब मेरे अंदर बहुत ही जिज्ञासा थी, और मतलब मैं ये समझ चुकी थी कि अब मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो अब मेरी जॉब पक्की है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो मतलब कुछ दिन बाद उसकी काउंसलिंग होने वाली थी, जिस पे ये था, मैं सोच यही था कि जो मतलब क्वालिफाई, और वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा थी, 69,000 के समथिंग वैकेंसी थी। तो सभी लोग ये कह रहे थे कि मतलब जो इसमें क्वालिफाइड है सबको ही जॉब मिलेगी। हम लोग इसी उम्मीद के साथ मैं जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगी। मैं अपने घर आई और मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगी, तो थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हुई। मुझे कई जगह जाना पड़ा और विद्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़े। तो उसी टाइम पे एक हादसा हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे पैर में सूजन आने लगी, मेरे फेस पे भी सूजन दिखने लगी और मेरी बॉडी में दर्द होने लगा, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। तो मैं समझ नहीं पाई कि मतलब ये इतना दर्द क्यों हो रहा है, वो भी इस उम्र में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है मुझे कि मुझे इतना दर्द हो। तो और सूजन भी थी। मैंने घर वालों को बताया तो मम्मी ने बोला कि अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा तो चलो जांच कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं अपने भाई के साथ गई और मैंने जांच कराई। जांच कराने के बाद जो उस डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मैंने उस रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने जो भी बोला, उस समय मेरे पैर से ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। डॉक्टर्स ने मुझसे बोला कि आपको किडनी की बीमारी है, आपकी किडनी 60% तक खराब हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, बट मुझे यकीन भी नहीं हुआ। मुझे लगा शायद रिपोर्ट्स गलत हो। मैंने रिपोर्ट लिया और मैं घर आई, लेकिन काफ़ी उदास रहने लगी। फिर मैं आगरा गई और मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर इसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, दूसरी जांच कराई। उस डॉक्टर ने भी मुझे किडनी फेलियर घोषित कर दिया। तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तीसरे डॉक्टर को दिखाया। जब मतलब ये सारे काम 15 दिन लग गए इन सारी प्रोसेस में, और 15वें दिन जब मैंने तीसरी बार जांच कराई, तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी 100% खराब हो चुकी हैं, आप डायलिसिस करवा लो। उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या कर रही थी और मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके साथ ही मेरा परिवार टूट चुका था। मेरे हस्बैंड जो बेचारे बहुत दुखी, मेरा परिवार बहुत दुखी हो चुका था।
फिर भी जैसे तैसे मुझे भी अपने आप को समझाने में काफ़ी टाइम लगा कि मैं किडनी की मरीज बन चुकी हूँ। डॉक्टर से जहाँ भी जाते वो एक इतना बड़ा डाइट चार्ट पकड़ा देते, उसमें लिखा होता कि किडनी के मरीजों के लिए। तो मुझे मैं उसको देखते और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या मैं किडनी की मरीज हूँ? मैं तो स्वस्थ थी और स्वस्थ हूँ अभी भी। मुझे मतलब सूजन वगैरह, चलने फिरने पे सूजन आ जाती थी और थोड़ा सा जी मिचलाता था। ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं किडनी की मरीज हूँ। फिर काफ़ी टाइम लगा मुझे अपने आप को समझाने में, और आखिरकार मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ, मैं किडनी की मरीज हूँ। मैंने अपने घर वालों को समझाया और उनको हिम्मत बंधाई कि अगर दुनिया में कोई बीमारी है तो इसका इलाज भी है, आप लोग क्यों परेशान होते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ईश्वर हमें ज़रूर ठीक करेगा। इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद मैंने मतलब अपनी बीमारी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मैंने काफ़ी जांच पड़ताल की, तो मुझे पता चला कि आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। आयुर्वेद इसको ठीक कर सकता है। मैंने आयुर्वेद का ही सहारा लिया और मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने लगी। धीरे धीरे मुझे किडनी में आराम तो मिला, बट जो ब्लड बनना था वो मेरा बंद हो चुका था। ब्लड नहीं बनता था मेरी बॉडी में। इस तरीके में शुरू में मुझे एक बार ब्लड चढ़वाना पड़ा। फिर धीरे धीरे वो तो परमानेंट ही हो गया। कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में मुझे हमेशा ब्लड चढ़वाना पड़ता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश की और कभी भी इस बारे में, अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचा। इसी तरीके से मैं ज़िंदगी से लड़ती रही और ब्लड चढ़वाती रही। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ समाज का जो युवा वर्ग है वो आगे आए और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से ही किसी का जीवन बचाया जा सकता है। मैं पिछले महीने लखनऊ एडमिट होके आई थी। तब राज जी, संदीप जी, संतोष भैया और अजय परिहार जी, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। रामदेव जी, उनके बेटे आशीष जी, इन्होंने मुझे ब्लड दिया और मेरा जीवन बचाया। तो मुझे हर महीने ही ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और अभी कुछ दिन पहले फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैं चित्रकूट में एडमिट हुई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिलीप जी का और अपने भाइयों का, जिन्होंने मुझे ब्लड दिया और नया जीवन दिया। मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, बैठी हूँ, ये रक्तदान का ही नतीजा है। लोगों ने मुझे ब्लड दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। क्योंकि मेरे शरीर में मेरी खुद की खून की एक बूंद भी नहीं है। जितना कुछ भी है सब कुछ दूसरों का है। अगर आप लोग मेरे जैसे लोगों को ब्लड ना दे तो शायद हम जिंदा रहे ही ना। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आगे आइए, बढ़ चढ़ कर रक्तदान कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सके। और मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर हम ब्लड देंगे, ना ब्लड डोनेट करेंगे, तो हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा और हमें वीकनेस आ जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए वो ब्लड देने से डरते हैं और आगे नहीं आते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ब्लड देने से कभी कम नहीं होता। रक्तदान महादान होता है। आप लोगों के एक ब्लड डोनेट से
किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग देकर देखिए, आप किसी को ब्लड देते हो, उसके 48 घंटे बाद आपकी बॉडी में उतना ही ब्लड दोबारा से होता है, तो ब्लड कम नहीं होता है। प्लीज आप लोग आइए और लोगों की मदद करिए। ये कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, इसलिए सबको आपकी ज़रूरत है। आप आगे आइए और एक दूसरे का सहारा बनिए, जिससे लोगों की मदद हो सके। तो मेरा आप सब लोगों को ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी कि जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, कितनी भी गंभीर परिस्थितियां आए, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, जीवन को कितनी भी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, पर आप लोग घबराइएगा मत, टूटिएगा मत, क्योंकि ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है। जितना भी आपको मिला है उसको अच्छे से जिए, एंजॉय करिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार को दीजिए और हमेशा खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आप पर कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने आप से देखा है। मैं हमेशा ही अपने आप को मतलब मैं बीमार हूँ ठीक है, लेकिन मैं कभी इस बारे में नहीं सोचती। हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं पूरी तरीके से अपनी बीमारी से लड़ रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। और ये मेरे पॉजिटिव सोचने का ही नतीजा है कि मैं आज स्वस्थ हूँ। मतलब हर महीने ब्लड चढ़ने के बाद भी मैं स्वस्थ हूँ। मुझे कितनी भी कमजोरी आ जाए, मेरा ब्लड 3 पॉइंट भी बचे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हंसती खेलती और मुस्कुराती रहती हूँ, हमेशा अच्छा सोचती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हमेशा अच्छा सोचें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, ईश्वर ना करे ऐसा कभी किसी के साथ में हो, तो आप लोग कभी भी बुरा मत सोचिए, कभी भी उसके बारे में मत सोचिए और उस चीज़ को लेकर रोइए मत कि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं। ठीक है, जो ईश्वर ने आपको दिया है तो आप उसको बदल तो सकते नहीं हो, बस कर्म कर सकते हैं। सो कीजिए और खुश रहिए। मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी बीमारी से। आखिर बीमारी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसने किससे पंगा ले लिया है। तो आप लोग भी खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। इसी कड़ी में मैं एक छोटी सी शायरी आप सबके लिए कहना चाहूँगी कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला है। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला है, उसी दिए में उजाला है। इसी कड़ी में मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में बोलना चाहूँगी। शिक्षा समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटा और बेटियों में बिल्कुल भेद ना करें। मेरे भाई पढ़ाई कर हो गई आर्थिक परिस्थितियों के कारण, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे सपोर्ट करा, हमेशा ही सपोर्ट करा। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रही हो, हमारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब रही हो, लेकिन उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। उनको आज मुझ पर गर्व है। वो हमेशा ही कहते हैं कि अगर हमें अगला जीवन मिले तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अगर बेटी देना तो हमें ऐसी ही बेटी चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी और बेटों में बिल्कुल फ़र्क ना करें, उनको अच्छी शिक्षा दें। आप कितने भी गरीब हों, कितने भी परेशान हो, अगर आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, तो आप कम
खाइए, बहुमूल्य कपड़े ना पहनिए। अगर आपके पास थाली नहीं है खाने को तो आप पत्तल में खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए बिना मत रखिए। उनको जरूर पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का सार है। ये एक ऐसा धन है जिसे ना ही चुराया जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है, और ना ही किसी को बेचा जा सकता है। ये ऐसी पूंजी है जिसे हम जितना बांटेंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बेटे बेटियों में बिल्कुल भी भेद ना करें, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को मानव बनाती है और मानवता का पाठ सिखाती है। किसी भी देश का या समाज का विकास करने के लिए शिक्षक और शिक्षित वर्ग का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा सबको ग्रहण करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी, जो समाज में थोड़ा पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, वो अपने आसपास जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, वो लोग उनकी मदद करें, उनको पढ़ाएं, उनको गाइड करें, ताकि वो भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और समाज का नाम रोशन कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। मैं तो कहना चाहूँगी कि महिलाओं को भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, शिक्षा सबको ग्रहण करनी चाहिए। अगर मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट हम छोटे थे और अपने गांव जाया करते थे, तब मैंने देखा था कि गांव में जो पढ़े लिखे एक आध लोग थे, उनको बहुत सारी, उनके पास ना गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं कैसे उनको बुक्स, पेन पेंसिल वगैरह मिला करते थे। तो एक बार मैंने पूछा कि आपके घर पे इतने सारे पेन पेंसिल्स वगैरह और बुक्स वगैरह, स्लेट, ये सब कुछ रखा हुआ है, क्या करते हो आप इनका? तो उन्होंने बोला कि ये सब गांव के जो अशिक्षित लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उनको पढ़ाने के लिए है। तो मतलब खाली टाइम पे महिलाएं वहाँ पे जाकर पढ़ा करती थी, कुछ सीखा करती थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि महिलाएं भी आगे आएं, और अगर उनके पास टाइम है तो वो 2 मिनट का, एक घंटे का टाइम निकाल कर कम से कम कुछ नहीं तो अपना नाम लिखना ही सीखे, थोड़ा पढ़ाई करें और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करें। शिक्षा से सकारात्मक विचार जगाए जा सकते हैं। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो मैं कह रही थी कि शिक्षा से ही समाज में रचनात्मक और सृजनात्मक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो आप लोग अपने बच्चों को, अपने आस पास पड़ोस जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पढ़ाइए, उनकी मदद करिए। मुझे लगता है कि किसी की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, समाज सेवा करिए। आप कितने भी पैसे कमा लें, कितनी भी प्रॉपर्टी बना लें, लेकिन आपको वो सुकून और वो शांति नहीं मिलती जितना आप समाज सेवा करके पा सकते हैं। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उन्हीं कामों में लगे रहें। जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप देखते हो आप अपने पास पड़ोस में कि कोई बीमार है, कोई परेशान है, आप उनसे मिलिए। वैसे तो कोई किसी का दुख बांट नहीं लेता है, लेकिन अगर आप उनके पास जाते हो, उनसे उनका हालचाल पूछते हो, तो उनको बहुत खुशी होती है।
उनको लगता है कि हाँ चलो कोई तो है जो आया, हमसे मिलने आया। तो आप लोग आगे बढ़कर आइए और लोगों की सेवा करिए। समाज सेवा भी कई तरीके से की जा सकती है। जैसे इस वक्त गर्मी का टाइम चल रहा है, आप पक्षियों की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे इस वक्त गर्मियों का टाइम चल रहा है, छोटे छोटे पशु पक्षी जो प्यास और भूख की वजह से मर रहे हैं, आप लोग अपनी छतों पर थोड़े दाने डालिए सुबह शाम, और किसी बर्तन में भरकर पानी रखिए ताकि वो पिएं और अपना जीवन बचा सकें। ये भी आप कर सकते हैं। और जैसे रास्ते में कोई गरीब भिखारी या कोई अंधा व्यक्ति आपको दिखे, आप उनकी सेवा करिए। कोई गरीब दिखे, आप उनकी सेवा करिए। बड़ी दुकानों से सामान ना खरीद कर उन दुकानों से खरीदें जो अपने जीवन यापन के लिए थोड़े से सामान लेकर बैठते हैं। आप उनसे खरीदारी करिए, क्योंकि वो अमीर बनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो तो अपना पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप ना उनसे सामान खरीदिए, उनकी मदद करिए। और मैं कहना चाहूँगी आप सब लोगों से वृक्षारोपण के बारे में। आप लोग साल में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए, या फिर आप किसी खुशी के मौके पर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपका बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है, ये कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, उसकी याद में आप एक पेड़ लगाइए। आप जितना ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, आप देख रहे हैं इस वक्त ऑक्सीजन की कितनी कमी है, और गर्मियों में शहरों में कितना बुरा हाल होता है गर्मी की वजह से। तो आप लोग वृक्षारोपण करिए, प्रकृति की ओर लौटिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए कि आप लोग फ्रूट्स तो खाते ही होंगे, तो आप उनके बीजों को फेंकिए मत। आप उनके बीजों को एक पॉलीथीन में इकट्ठा करिए, और इसके बाद जब भी आप कभी सफ़र करते हैं, कहीं सफ़र में जाते हैं, तो बस या ट्रेन की खिड़की से उन बीजों को बाहर बिखेरते हुए जाइए, जिससे वो आगे चलकर आपको ऑक्सीजन के साथ साथ छाया और फल भी प्रदान करेंगे। महिलाओं के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। अगर महिलाओं की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि महिला कमज़ोर है। कहाँ से कमज़ोर है भाई? महिला कहाँ से कमज़ोर है? महिला कमज़ोर नहीं है। महिलाओं ने हमेशा से ही पुरुषों के बराबर आकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य किया है। आजकल की महिलाओं को भी ले लें, कहाँ से कमज़ोर हैं महिलाएं? घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं और अपने पति का हाथ बटाती हैं। कहाँ से कमज़ोर है महिलाएं? पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। सन 2000 की टॉपर, 2014 की टॉपर इरा सिंघल जो IAS बनी थी, वो महिला ही थी और पूरी तरीके से विकलांग थी, फिर भी उन्होंने IAS टॉप करा। 2015 में टीना डाबी, उन्होंने भी IAS टॉप करा। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल, उन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था। फिर कहाँ से हैं महिलाएं कमज़ोर? महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं।
आप सब लोगों का, समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं बहुत देर तक लाइव नहीं रह सकती, इसीलिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उत्तरा मैम जी, श्रीमती चंद्रकली मैम जी, राज जी, समाज के सभी व्यक्ति जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मुझे सुना, सबने मुझे गाइड करा। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और लास्ट में आपसे एक निवेदन करूँगी कि आप यूट्यूब में कचेर परिवार सर्च कीजिए और वहाँ पर जाइए। वहाँ पे समाज से संबंधित आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी और पिछले जितने भी लाइव प्रोग्राम हैं वो सब भी आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।